तो ये आपके पास अगर ये बैलेंस खराब हो जाए, मतलब आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आप स्पेंड नहीं कर रहे कैलोरीज, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस जो कैलोरी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है फिर फैट्स में, जो कि आपकी बॉडी पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई आपको नजर आती है। ठीक है जी। तो ये एक ओबिसिटी का एक जनरल सा एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, जब आप ओबिसिटी का नाम लेते हैं तो आपके जहन में एक बात आती है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी मोटापा सब बीमारियों की अम्मा है। ठीक है जी, सब बीमारियों की जड़ है। तो मोटापा जब भी किसी बंदे को होगा तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है जी। ओबिसिटी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डिक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एसोसिएटेड विद डिक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब एक नॉर्मल बंदा अगर हेल्दी लाइफ उसकी 60 साल है, ठीक है जी, मतलब नॉर्मल से मुराद मेरा ये है कि अगर बंदे को कुछ भी ना हो, ठीक है जी, कोई मतलब डेडली उसको कोमोर्बिडिटीज ना हो, तो और उसे कोई बीमारी ना हो, तो वो तकरीबन तकरीबन 60 साल तक तो पहुंचता ही है। लेकिन अगर ऐसा बंदा जो कि 60 साल तक आराम से पहुंच सकता था, उसको अगर ओबिसिटी हो जाए तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ओबिसिटी की वजह से बहुत कम हो जाती है। ठीक है जी, एसोसिएटेड विद डिक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अबाउट 10 ईयर्स, मतलब 10 साल तक ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर सकता है। विच ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है जी, इट इज अ स्टैंडर्ड मेजर, इट इज अ स्टैंडर्ड टू मेजर द वेट। ठीक है जी, वेट को मेजर करने के लिए इसको बीएमआई को एक्सटेंडेड लिया जाता है। ठीक है जी। अब ये बीएमआई जो आपके पास है ये इसके मुख्तलिफ वैल्यूज होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल बीएमआई, अगर बीएमआई एक नॉर्मल बंदे का कितना होता है, इट इज नॉर्मल बंदा नहीं, पहले बीएमआई कमजोर आपने देखा होगा, कुछ लोग कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स के आपको पास बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, वो वैल्यूज आपको बताते हैं कि व्हाट कैटेगरी यू हैव। ठीक है जी। तो बीएमआई अगर लेस देन 18.5 हो, दैट पर्सन विल बी नोन एज अंडरवेट पर्सन। अगर बीएमआई 18.5 से ज्यादा हो, ठीक है जी, 18.5 से लेकर कहां तक हो जी, 24.9 तक। ठीक है जी। तो इसको आप क्या कहेंगे, नॉर्मल। अब अगर मेरा बीएमआई 24.9 से एक्सीड कर जाए, 25 तक चला जाए, ठीक है जी, और 25 के दरमियान हो और 30 के दरमियान हो, मतलब 25 हो, 26 हो, 27, 28, 29 और 30, तो इनके दरमियान जिसका हो उसे आप नॉर्मल नहीं कहते, आप उसे कहते हैं यू आर स्लाइटली ओवरवेट। ठीक है जी, आप ओबीस नहीं है लेकिन आप थोड़े से वजन के भारी हैं। तो वजन के भारी इंसान को आप ओवर वेट कहते हैं, लेकिन यू डू नॉट कॉल हिम ओबीस, बिकॉज ओबीस जो है ना वो फिर एक्सेस से एक्सेस वाली चीज आ जाती है। ठीक है। तो बीएमआई अगर 30 तक हो, 25 से कम हो तो इट इज नॉर्मल, अगर 25 हो टू 30 इट इज नॉन एज ओवरवेट पर्सन। लेकिन अगर बीएमआई 30 से एक्सीड करता है, ठीक है जी, ठीक है जी, तो बीएमआई जिसका इस हो मोर देन 30 हो, दैट पर्सन इज नोन एज ओबीस। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। अब आपका ये बीएमआई नोट करने का एक खास तरीका होता है। ठीक है जी। वो आप खुद देख लें, बॉडी का हाइट लेते हैं और वजन लेते हैं और फिर इनका कुछ परसेंटेज निकालते हैं, तो वो आप खुद देख लें, वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपने बीएमआई को नोट करना है। ठीक है जी। बीएमआई रियली कम्स इनटू कंसिडरेशन जब आप किसी टेस्ट में पास करते हैं या किसी फोर्सेज में जाते हैं, तो बीएमआई को नोट किया जाता है। ठीक है जी। बीएमआई अगर 30 से ज्यादा हो तो पर्सन इज नोन एज ओबीस। ठीक है जी, यहां तक तो ओबिसिटी की बात होगी। अब अगर एक बंदा ओबीस है, ठीक है जी, अब अगर बंदा ओबीस है तो ओबिसिटी को भी आप फिर मजीद क्लास में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, जिसमें आप कहते हैं जी कि क्लास 1 ओबीस कौन सा होता है। क्लास 1 ओबिसिटी आपके पास वो होती है जब आपके पास बीएमआई जो होता है, बीएमआई जो होता है, इट इज मोर देन 30 बट लेस देन 35। अब क्लास 2 कौन सा है, क्लास 2 ओबिसिटी इज नोन एज अ पर्सन हैविंग बीएमआई ऑफ मोर देन 35। ठीक है जी, 35 से ज्यादा हो जाए तो आप उसको क्लास 2 ओबीस कहते हैं। और अगर 40 से किसी का ज्यादा हो जाए बीएमआई, ठीक है जी, बीएमआई एक्सीड्स द 40, तो फिर आप उसको क्लास 3 ओबीस कहते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला पर्सन जो है, इससे ऊपर ऊपर वाला पर्सन जो होता है, इसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हैं कि जी तुम स्ट्रेस ना लो, तुम ऐसे करो कि तुम वॉकिंग किया करो, तुम अपनी डाइट को कम करो। डाइट में जो हाई कैलोरीज हैं, जिस तरह आजकल समोसे पे बहस हो रही है डॉक्टर अफान कैसर की, ठीक है जी, समोसे पे बहस हो रही है, पिज्जा पे बहस हो रही है, पराठों पे बहस हो रही है, तो वो चीजें कम करो, नाश्ता करो लेकिन ये चीजें कम करो, हाई फैट्स कम करो। इसे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। रनिंग किया करो, जिम किया करो, वगैरह वगैरह। अब अगर बंदा ओबीस हो जाए तब आप उसको फिर ड्रग्स की तरफ लेके आते हैं। तो ये ड्रग्स फॉर ओबिसिटी वाला जो चैप्टर है ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जो कि ओबीस है। ठीक है जी, एक नॉर्मल बंदे को नहीं लेना चाहिए। अब हम ड्रग्स की तरफ आते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास सिर्फ इंटरफेस है आज के चैप्टर का। नाउ वी मूव टू द ड्रग्स। बता रहा हूँ। ठीक है जी, द फर्स्ट ड्रग फॉर ओबिसिटी इज एंड विल बी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, सॉरी। ठीक है जी। अब एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का नाम सुनते ही आपके जहन में थोड़ा सा रिकॉल हुआ होगा कि आपने एड्रेनर्जिक सिस्टम कैसे पढ़ा था। एड्रेनर्जिक सिस्टम को आपने डिस्क्राइब किया था कि ये वो वाला सिस्टम है विच इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। ठीक है जी। और इसमें आपके पास इफेक्ट ये होता है कि आपकी बॉडी का जो, तो क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंको डायलेशन हो जाती है और हार्ट रेट क्या हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, इसी तरह बीपी भी इंक्रीज कर जाता है, और आपका जीआईटी क्या हो जाता है, जीआईटी कम हो जाता है, म्यूट हो जाता है कि नहीं, सिक्रीशन ज्यादा कर लेता है। जीआईटी की सिक्रीशन एड्रेनर्जिक एक्टिवेशन से ज्यादा होती है या कम होती है?
जीआईटी की सिक्रीशन बंद हो जाएगी, ठीक है जी, तो जीआईटी की इनहिबिशन हो जाती है, ठीक है जी, जीआईटी की मोटिलिटी, जीआईटी की सिक्रीशन, ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं, ये आपने पढ़े होंगे मेरे साथ। अब अगर मैं ओबेसिटी के लिए एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दे रहा हूं, तो मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये होगा कि मैं अपने जीआईटी वाले सिस्टम को ब्लॉक कर रहा हूं, ठीक है जी, तो ये आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको आप एक और नाम से भी बुलाते हैं, बल्कि दो नाम से बुलाते हैं, ठीक है जी, एक आपके पास है जी एनो एनोरेक्सिएंट, ठीक है जी, एनोरेक्सिएंट्स भी बोलते हैं इनको, और दूसरे अल्फाज में आप इसे बोलते हैं जी के एपेटाइट सप्रेसेंट्स, ठीक है जी। मतलब वो मेडिसिन जो कि आपके एपेटाइट को कम करने वाली है। व्हाई? बिकॉज़ जीआईटी की इन्हिबिशन होगी ना। जीआईटी में क्या होता है? आपकी सिक्रीशन होती है, आपकी मोटिलिटी होती है। तो अगर मैं मोटिलिटी और सिक्रीशन दोनों कम कर दूँ, तो खुराक को हज़मा ही नहीं होगा। हाज़मा नहीं होगा, तो पहले से खुराक जिस्म में पड़ी होगी और आपको भूख नहीं लगेगी। तो इस वजह से इसको एपेटाइट सप्रेसेंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी? अच्छा, जो व्हाटएवर हम इसके जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, ठीक है जी? या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की या एनोरेक्सिएंट्स की, आप दोनों नाम से पुकार सकते हैं। जब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जब भी आपके पास एगोनिस्ट एड्रेनर्जिक के एगोनिस्ट आते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं किस चीज़ को? नॉरएपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सिक्रीशन को नॉरएपिनेफ्रिन की, और नॉरएपिनेफ्रिन के साथ डोपामाइन जो होता है उसकी सिक्रीशन को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है जी। तो नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन सिक्रीशन को आप ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जब नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन की सिक्रीशन ज्यादा होगी तो आपके पास क्या होगा, ठीक है जी। देखिए, आपने सिक्रीशन ज्यादा कर दी, ये नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा होने से नॉरएपिनेफ्रिन का आपके पेट पर क्या असर पड़ेगा? वो आपके पेट पर इनहिबिशन करेगी, ठीक है जी। इनहिबिशन ऑफ व्हाट? इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है जी, प्लस आपकी जो जीआईटी मोटिलिटी है, जीआईटी मोटिलिटी, तो दोनों की इनहिबिशन करवा देगा, ठीक है जी। गैस्ट्रिक सिक्रीशन की भी इनहिबिशन हो गई, जीआईटी की मोटिलिटी की भी क्या क्या हो गया? इनहिबिशन हो गया। बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल लीड टू डिक्रीज बोथ ऑफ दीज थिंग विल लीड टू डिक्रीज एपेटाइट, ठीक है जी। देखें, आप जब रिलैक्स होते हैं तभी आपको भूख लगती है। जब आप दौड़ रहे होते हैं, आप खौफ में होते हैं, आप प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो आपको भूख कहाँ लगती है भाई? ठीक है जी, इसका भी यही माहौल है कि आप एनोरेक्सियंस देते हैं, आप टेंशन वाली दवाइयाँ दे देते हैं। टेंशन वाली दवाइयाँ आपको टेंशन देती हैं। टेंशन कैसे देती हैं? नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा करके। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो गया, तो उसने क्या कर दिया? उसने जीआईटी पे आपकी इन्हिबिशन कर दी। जीआईटी की इन्हिबिशन से गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी कम हो जाएगी और गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी कम हो जाएगी। इन दोनों के रिजल्ट्स में आपके पास डिक्रीज़ होगा आपका एपेटाइट और आपको भूख नहीं लगी, लेकिन नहीं लगेगी तो आप मज़ीद खुराक भी नहीं खाएँगे। इन दिस वे आपका इनटेक कम हो जाता है डेली लाइफ में। ठीक है जी, ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। आपको समझ आया? हम आगे चलें? यहाँ तक आपको समझ आया? आगे चलें? अच्छा जी, ये तो आपके पास बड़ी आसान सी चीज़ थी। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि ये आपके पास जो दवाइयाँ होती हैं, ये एड्रेनर्जिक अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये आपके पास जो दवाइयाँ होती हैं जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, इसमें कौन-सी दवाइयाँ आती हैं? ठीक है जी। इसमें आपके पास आती है जी आपकी ये वाली अपना क्या कहते हैं अपना ब्यूप्रायोन है, ठीक है जी? और डाइइथाइल ब्यूप्रायोन है और फेंटरमाइन है, ये सारी आपके पास ड्रग्स आती हैं। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स आपने पहले से मेरे साथ पढ़ा हुआ है, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम इसको ना ऐसे नहीं लेते कि बस आज दिया और आज इसकी भूख खत्म हो गई और आज से ही ये काम होना स्टार्ट हो गया। इट यूजुअली आपके पास इट यूजुअली टेक्स वीक्स टू वर्क, ठीक है जी? टेक्स वीक्स टू वर्क, तो काम करने के लिए इसको अमूमन हफ्ते लग जाते हैं और फिर ये अपना असर दिखाना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है जी? तो ये टाइम डिपेंडेंट इसका एक्शन होता है, लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि अगर हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं, तो आप में एडवर्स इफेक्ट्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई कोशिश ये करते हैं कि थोड़े-थोड़े टाइम के लिए इसको लिया करें। तो इसका ये टाइम डिपेंडेंट एक्शन होता है इसका, ठीक है जी? इसके अलावा आपके पास ये ओरली आप लेते होते हैं, ठीक है जी? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आप ओरली लेते हैं। ओरल के साथ ये क्या करती हैं ओरल तो आप लेते हैं, लेकिन ये जीआईटी से होकर फिर लिवर में जाता है और लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये कि आपने 100 मिलीग्राम गोली ली, तो वो लिवर से ऐसे टूटेगी कि आपके ब्लड को सिर्फ 10% मिलेगा उसका। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट पास इफेक्ट है, ठीक है जी? फर्स्ट पास इफेक्ट है, वो बड़ा हाई है, ठीक है जी? हाई फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब ये है कि आपकी ब्लड को जो परसेंटेज है वो बहुत कम मिल रही है, ठीक है जी? दूसरा ये कि जब आपकी बॉडी में ये दाखिल हो जाता है, तो आपको पता है कोई भी ड्रग हो, वो अपना काम तब दिखाती है जब तक वो 3 से 4 या 4 से 5 दफ़ा हाफ लाइफ ना कर जाए। ठीक है जी? तो इसका जो ये आपके पास जो फेंटारामीन है, ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, इसका हाफ लाइफ जो होता है, वो तकरीबन-तकरीबन 4 से 8 घंटे का होता है। ठीक है जी? तो अगर आपने इस ड्रग का काम देखना है, तो आपने एक हाफ लाइफ 4 आवर्स का है, तो एक हाफ लाइफ पे वो काम नहीं दिखाता। कम से कम 3 से 4 हाफ लाइफ चाहिए। तो एक हाफ लाइफ 4 का सेकंड हाफ लाइफ आपके पास क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? फिर काम हो जाएगा ना, फिर 4 से 2 हो जाएगा और 2 से फिर 1 हो जाएगा, तो कम से कम 4-5 घंटे, 6 घंटे आपको चाहिए होगा, ठीक है जी? ये हाफ लाइफ डिपेंडेंट होता है 3 टू 4 टाइम्स आपको वेट करना पड़ता है इस हाफ लाइफ को होने में, ठीक है जी? ये आपके पास हाफ लाइफ की कहानी हो गई। इसके बाद जब हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी दिस ड्रग इज़ एक्सक्रीटेड इन द किडनीज़, ठीक है जी? तो किडनीज़ का आपका काम होता है इसको जिस्म से बाहर निकालना, ठीक है जी? तो इस वजह से कुछ लोग जो होते हैं, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, हम उनको फिर ये वाली ड्रग नहीं देते, बिकॉज़ उनकी किडनी खराब है, तो ये ड्रग फिर निकलेगी बाहर? नहीं निकलेगी और आपकी बॉडी में जमा होती जाएगी, ठीक है जी? और फिर आपको बॉडी में टॉक्सिसिटी करेगा। तो किडनी के पेशेंट को हम नहीं देते क्योंकि इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी। ये इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात होगी थोड़ी-सी। अब थोड़ी-सी बात करते हैं
इसके हाँ जी, ड्रग्स तो हमने पढ़े नहीं, मैं कह रहा था कि ड्रग्स नहीं देखें। ड्रग्स ये है, ठीक है जी। ड्रग्स आपके पास इसमें कौन से वाले ड्रग्स आते हैं? इसमें आपके पास दो ड्रग्स आप याद रख लें, ठीक है जी। ब्यू ब्यू अच्छा, इसको याद रख लें जरा। नंबर वन इज फेंटरमीन, फेंटरमीन या फेंटरमाइन, जो भी आप लिखते हैं। एंड द सेकंड वन इज डाई इथाइल प्रोपायोन, ठीक है जी। और फिर है जी ब्यू प्रोपायोन, ठीक है जी। इसको जरा कंफर्म कर लें। ये तीन ड्रग्स हैं जो कि आपके पास एनोरेक्सिएंट्स हैं, एपेटाइट सप्रेसेंट्स की तरह काम करती हैं, ठीक है जी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो। ये सिर्फ आपको समझ आएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये क्यों आपका वजन कम कर सकता है, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट ड्रग व्हिच इज नोन एज द फर्स्ट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, ठीक है जी। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट आपको पता है, ठीक है जी। एडवर्स इफेक्ट आपको इसलिए पता है, मैं ये पता पता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। सो इट इज नो सरप्राइज फॉर यू। जब हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या कर सकते हैं आपकी बॉडी में? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आपकी बॉडी में क्या कर सकते हैं? हेडेक कॉज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, हेडेक छोटी सी बात हुई। पहले ये मुझे बताएं, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, अगर आपने वो ज्यादा ले लिए हैं, तो क्या आपका हार्ट रेट ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं कम होगा? एड्रेनर्जिक हार्ट रेट बढ़ेगा ना, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, नॉरएपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को ज्यादा कर रहा है। फाइट और फ्लाइट में आपका हार्ट रेट कम होता है कि ज्यादा होता है? हार्ट रेट बढ़ता है फाइट में। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट अगर आपने ज्यादा ले लिए तो वो आपको एडवर्सली ऐसे अफेक्ट करेगा कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली आपका बीपी भी राइज कर जाएगा, ठीक है जी। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ये बड़ा ख्याल से दिया जाता है। जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं उनमें एगोनिस्ट नहीं देते एड्रेनर्जिक के, ठीक है जी। जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, आपने फिर उनके वजन कम करने के लिए दूसरा एंगल इख्तियार करना है, नॉट द एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ये आपके पास हार्ट रेट पे बात आ गई। जैसे मैंने कहा कि जीआईटी पे है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा? ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिपेशन होती है उन लोगों को। इसके अलावा इसको एब्यूज भी किया जाता है इस ड्रग का। व्हाई? बिकॉज ये ड्रग आपको फाइट और फ्लाइट, मतलब आपको हाई करती है ना। हम ड्रग्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? हम कहते हैं ड्रग्स वो चीज होती है जो आपको हाई कर देती है, मतलब यू फील हाई व्हेन यू आर ऑन ड्रग्स। तो वो आपको क्यों इफेक्ट आता है? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन। तो इस वजह से ये जो चीज होती है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या एनोरेक्सिएंट्स, ये आपकी जो है ना, इसका एब्यूज भी किया जा सकता है, ठीक है जी। व्हाई? बिकॉज इट मेक्स यू एडिक्ट। तो एडिक्शन की फीलिंग की वजह से ये आपको अब्यूज हो सकता है इस चीज का, ठीक है जी। इसके अलावा आपको ड्राई माउथ कर सकता है, ठीक है जी। जाहिर सी बात है ना, जब आपका फाइट है और फ्लाइट है तो उसमें आपका मुंह खुश्क होता है, और जब आप कबाब खाने लग जाते हैं ईट और स्लीप वाली सिचुएशन में, फिर आपके मुंह में तक जो है ना कड़वे कड़वे घूंट आ रहे होते हैं, ठीक है जी। अब अगर आप हाई फील कर रहे हैं तो फिर आपको नींद आएगी, फिर आपको नींद भी नहीं आएगी। तो इंसोम्निया इज आल्सो एसोसिएटेड विद द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग्स। ये आपके पास एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हो गई, टाइम ले लिया हमने इसमें। द नेक्स्ट टू ड्रग्स आर वेरी मच इजी। सेकंड ऑफ ड्रग जो आप इस्तेमाल करते हैं, दो दे आर नोन एज लाइपेज इनहिबिटर्स, ठीक है जी। अब लाइपेज इनहिबिटर्स क्या होती हैं? ये आपकी लाइपेज की सिक्रीशन को इनहिबिट कराती है फ्रॉम योर पैनक्रियाज, ठीक है जी। आप जानते हैं कि लाइपेज आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा से और आपके जो पैनक्रियाज हैं उससे सिक्रीट होता है, ठीक है जी। तो ये आपके उस लाइपेज के इनहिबिटर्स है, ठीक है जी। इसमें जो ड्रग्स आती हैं, ठीक है जी, द ड्रग्स इंक्लूडेड इन लाइपेज इनहिबिटर्स इज ऑर्लिस्टेट, ठीक है जी। ऑर्लिस्टेट फिलहाल के लिए यही एक ड्रग है जिसको आप लाइपेज इनहिबिटर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। द अदर्स लाइपेज इनहिबिटर्स आर नॉट सेफ, और उनके एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से उनको नहीं यूज किया जाता, ठीक है जी। तो ऑर्लिस्टेट इज द ओनली लाइपेज इनहिबिटर्स। ये क्या करती हैं? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी सिंपल, ठीक है जी। नॉर्मली आपके पास क्या होता है? नॉर्मली आपका ये आपका जीआईटी है, ठीक है जी। दिस इज द जीआईटी ट्रैक। ये जीआईटी ट्रैक जो होता है, इसमें खाना आता है, ठीक है जी। और खाना खाने में जाहिर सी फैट्स भी खाते हैं। ओबीस लोग क्या करते हैं? मोटे लोग क्या खाते हैं? वो फैट्स खाते हैं ना। तो फैट्स जब वो खाते हैं तो वो फैट्स इनका फ्लो करके आगे जाता है, ठीक है जी। दिस इज हाउ देयर फैट्स मूव। और जैसे ही वो जाते हैं तो आपका लाइपेज जो होता है वो एक्शन में आता है। ये पड़े हुए जो फैट्स होते हैं वो इनकी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है जी। जब आपके पास देखें, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, समोसे का, ठीक है जी। तो जब आपके पास लाइपेज आता है, ठीक है जी, तो लाइपेज क्या करता है? वो इस पे एक्ट करता है और इसको एक्ट करके कन्वर्ट करता है किस चीज में? इसको कन्वर्ट करता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है जी। अब ये जो समोसा था या जो बिगर मॉलिक्यूल था फैट का, इट वाज नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है जी। ये आपके पास इंटेस्टाइन की वॉल्स है, ठीक है जी। तो इंटेस्टाइन में ये अंदर नहीं हो रहा था, तो अब ये जो आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है, नाउ दीज मॉलिक्यूल्स, दीज फैट मॉलिक्यूल्स आर इजीली एब्जॉर्बेबल। ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं और आपकी बॉडी में फैट्स बनकर इट कैन ट्रैवल। तो अब ये लाइपेज हम बंद कर दें, अगर अगर हम इस लाइपेज की इनहिबिशन करवा दें, ये लाइपेज नहीं होगा, तो क्या ये बड़ा फैट मॉलिक्यूल छोटे फैट्स में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये बड़ा फैट छोटे फैट्स में कन्वर्ट भी नहीं होगा, और ये छोटे छोटे फैट्स फिर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे। इन दिस वे यू डिक्रीज द फैट्स एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, ठीक है जी। ये इसका सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लाइपेज आपका ये सिंपल सा काम करता है, मॉलिक्यूल जो बिगर इन साइज होते हैं उनको तोड़कर एब्जॉर्बेबल साइज में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आपके पास एब्जॉर्बेबल साइज के फैट्स हैं तब ही आप इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर मैं लाइपेज को ब्लॉक कर दूं बाय यूजिंग लाइपेज इनहिबिटर्स, मैंने लाइपेज इनहिबिटर इस्तेमाल किए, उनकी वजह से लाइपेज ब्लॉक हो गया। अब ना रहेगा लाइपेज और ना होगी मेरे पास फैट्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन और ना होगा मेरे पास फैट एब्जॉर्ब, ठीक है जी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायग्रामेटिकली मैंने समझा दिया है। अगर हम इस रिटन फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि जो लाइपेज इनहिबिटर्स होते हैं, ये इनहिबिट दे इनहिबिट गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक,
ठीक है जी। गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक दोनों के जो आपके पास लाइपेज होता है, ठीक है जी, उसको इनहिबिट करवाता है, ठीक है जी। ये बात करता है। जैसे मैंने कहा कि ये लाइपेज जब आपके पास इनहिबिट होता है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन फैट एब्जॉर्प्शन। अब जब डिक्रीज हो जाएगा फैट एब्जॉर्प्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो कैलोरीज हो गई वो कम हो गई, ठीक है जी। इट व्हाट मेक द बॉडी डेफिसिट, ठीक है जी। जो बॉडी में जो होता है फिर उसके बाद वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो सिंपल इज दैट। इसका काम बड़ा सिंपल है। अगर आपको समझ आया तो हम आगे चलते हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड लेट मी नो, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। यहां तक आपको समझ आया? ऑर्लिस्टेट या लाइपेज इनहिबिटर्स दोनों किस तरह काम, एक ही बात है, ठीक है जी। लाइपेज देखिए, लाइपेज आपकी बॉडी का एक अपना एंजाइम है, ठीक है जी। बिग मॉलिक्यूल, एक मिनट। लाइपेज आपकी बॉडी का एक नॉर्मल वो है, ठीक है जी, मॉलिक्यूल फॉर द ब्रेकडाउन, ठीक है जी। किस चीज की ब्रेकडाउन के लिए? लाइपेज का काम होता है फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, ठीक है जी। अब लाइपेज इनहिबिटर्स का क्या काम होता है? लाइपेज को इनहिबिट करना। लाइपेज क्या काम करता है? नॉर्मली आपके पास लाइपेज आता है, ठीक है जी। वो लाइपेज आपके खाने में जो आपने पराठे खाए हो, चने खाए हो, ठीक है जी, और लाहौरी नाश्ता किया हो, तो उसमें क्या होता है? उसमें फैट ज्यादा होते हैं। वो फैट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते बिकॉज उनका साइज बहुत ज्यादा बिगर होता है, तो वो इजीली आपके वॉल्स में इंटर नहीं हो सकता, जीआईटी के वॉल्स में वो इंटर नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हैं? आपकी बॉडी लाइपेज लाती है और वो लाइपेज इन फैट्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इजीली इन वॉल्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी खाते हैं ये आप एब्जॉर्ब किसकी वजह से कर रहे हैं? लाइपेज की वजह से कर रहे हैं। अब एक मोटे बंदे को तो फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए ना, वो तो नहीं चाहता कि मेरे बॉडी में फैट्स एब्जॉर्ब हो जाए। तो उस वो क्या करता है? वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे लाइपेज इनहिबिटर्स देता है। लाइपेज इनहिबिटर्स का मतलब ये है कि अब उसकी बॉडी में लाइपेज नहीं सिक्रीट हो रहा। जब लाइपेज ही नहीं सिक्रीट हो रहा तो खाने में पड़ा हुआ ऑयल टूटेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में? नहीं टूटेगा ना। तो जब छोटे मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? बड़े मॉलिक्यूल्स तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते जीआईटी की वॉल्स में, ठीक है जी। तो जीएलटी की वॉल्स में जब बड़े मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकते तो यही फैट मॉलिक्यूल इसी तरह तैरता हुआ जाएगा और फीकल मैटर में शामिल होकर निकल जाएगा। बिग मॉलिक्यूल्स का कोई भी रोल नहीं होता भाई मेरे। बिग मॉलिक्यूल्स आपको कन्वर्ट करने होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है जी। देखिए चले मैं आपको जरा डीप लेके जाता हूँ, थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं, ठीक है इस चीज को। आसान सी चीज है लेकिन आई डोंट नो। देखिए ये आपके पास है जी आपका जीआईटी, ठीक है जी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ना आपका 4 लेयर्स पड़ी होती हैं आपकी, ठीक है जी। दिस वन इज नोन एज सब म्यूकोजा, दिस वन इज नोन सॉरी दिस वन इज नोन एज म्यूकोजा, दिस वन इज नोन एज सब म्यूकोजा, फिर आपके पास मस्कुलरिस और फिर सिरोसा, ठीक है जी। अब ये जो म्यूकोजा होता है ना, ये इसकी वॉल्स ऐसे होती हैं, माइक्रोविलाई बनाती है, ठीक है जी। ये माइक्रोविलाई में छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह, ठीक है। ये छोटे 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 पोर्स होते हैं इधर। अब अगर एक चीज ने ना, आपने टिक्के खाए, आपने सूप खाया, आपने कोई भी चीज खाई, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आता है, ठीक है जी। दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अगर ये मॉलिक्यूल्स छोटे हुए तो यहां से इन सुराख से क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल इतना बड़ा हुआ, ठीक है जी, तो क्या अब अंदर आ सकता है? अब अंदर नहीं आ सकता ना। तो यही मेरे कहने का मकसद है कि आपका जो लाइपेज होता है वो इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट ही नहीं होने देता। मतलब अगर आपके पास लाइपेज ना हो तो ये बड़ा मॉलिक्यूल बड़ा ही रहेगा और बड़ा तो अंदर आ नहीं सकता, तो इसी तरह आगे ट्रैवल करके चला जाएगा। और आगे क्या है? आगे वो स्टूल बनकर निकल जाएगा बॉडी से। बात समझ आई यहाँ पे? बात समझ आई आपको यहाँ पे? अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, गुड। अच्छा, ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास लाइपेज इनहिबिटर्स हो गए। लाइपेज इनहिबिटर्स में एक ही ड्रग आती है जिसको आप ऑर्लिस्टेट बोलते हैं, ठीक है जी। दिस इज द ओनली ड्रग इन लाइपेज इनहिबिटर्स व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको आप सेफ कह सकते हैं थेरेप्यूटिकली, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास सारी लाइपेज इनहिबिटर्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आगे क्या है? हम जरा फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। फार्माको काइनेटिक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि ये आपके पास अगर लाइपेज फैट्स मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, तो जब नहीं होने दे रहा तो ये फैट मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? ये स्टूल में जाएंगे ना। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि आपने देखें फॉर एग्जांपल आप दिन में 3 दफा नाश्ता 3 दफा खाना खाते हैं, 3 दफा ऑयली खाना खाते हैं, तो आपने 3 दफा ये चीज लेनी पड़ती है। ऑर्लिस्टेट आपने 3 दफा लेना है, ठीक है जी। सो इट इज यूज्ड, ऑर्लिस्टेट जो है ये आपके पास यूज्ड होता है ओरली, ठीक है जी। आफ्टर इट इज यूज्ड ओरली आफ्टर एवरी मील। जैसे आप खाना खाते हैं फटाफट ये दवाई भी ले लें, ठीक है जी। तो खाने के साथ ये दवाई भी जाएगी और आपको फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, ठीक है जी। सो दिस ड्रग इज यूज्ड ओरली आफ्टर एवरी मील, ठीक है जी। इसके अलावा ये आपके पास जो होता है, ये ड्रग जो होती है, ठीक है, दिस इज द ड्रग। तो ये ड्रग खुद इसमें तैरती है लेकिन जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है जी। बस इधर ही रहती है ये ड्रग और फैट्स मॉलिक्यूल को भी इधर ही रखती है। तो इट इज पुअरली एब्जॉर्ब इन जीआईटी, ठीक है जी। खुद नहीं एब्जॉर्ब होती, ना ही फैट्स को एब्जॉर्ब होने देती है, ठीक है जी। और मैंने कहा कि अगर ये खुद अंदर नहीं आ रही तो फिर फैट तो फिर मूव करेगी ना, आगे मूव करेगी। और आगे क्या है? आगे तो स्टूल्स बन रहे हैं, तो ये इसी तरह एक्सक्रीट हो जाती है। इट इज एक्सक्रीटेड इन फीसेस और फीसेस में निकल जाती है, ठीक है जी।
अब जब ये फीसिस में लेके जा रही है, ऑयल को भी साथ लेके जा रही है और खुद भी आगे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फीसिस जो टेक्सचर होता है, देखिए यू आर मेडिकल डॉक्टर्स, ठीक है, हम फीसिस पे भी बात करेंगे, हम वी विल गो डीप इनटू एवरीथिंग। तो फीसिस जो होते हैं ना ऐसे पेशेंट्स के, वो ऑयली होते हैं। व्हाई? बिकॉज उसमें जो उन्होंने ऑयल खाया होता है वो सारा ऑयल उनके फीसिस में निकल रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के फीसिस को जब हम जब हम उनके टेक्सचर को देखते हैं, तो उनका टेक्सचर जो होता है वो बड़ा ऑयली ऑयली सा होता है, ठीक है जी। तो उनके हम ऑयली स्टूल्स होते हैं। बात समझ आई? बात समझ आई? इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। यहां तक समझ आया आपको? आगे चलें? चलें जी। अब जब हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑर्लिस्टेट ऑफ लाइपेज इनहिबिटर्स। साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। देखिए जैसे मैंने कहा, नंबर वन मैंने क्या कहा कि आपके पेशेंट को ऑयली फीसेस आती हैं, जो उनका स्टूल होता है इट इज वेरी मच ऑयली, बिकॉज सारा ऑयल उनका बाहर जा रहा होता है। और ऑयली स्टूल को आप क्या कहते हैं? आप उनको मेडिकल में स्टीएटोरिया बोलते हैं, ठीक है जी, स्टीएटोरिया हो रहा होता है उनको। जब वो ये लाइपेज इनहिबिटर्स लेते हैं तो उनका स्टूल ऑयली आता है, एंड ऑयली स्टूल इज नोन एज स्टीएटोरिया, ठीक है जी। इसके बाद जब उनको ऑयली स्टूल आते हैं तो उनको स्टूल बार बार आता है, दैट इज नोन एज फीकल अर्जेंसी, ठीक है जी। उनसे स्टूल जो होता है अपने फीसेस कंट्रोल भी नहीं होने पाते, ठीक है। वाई? बिकॉज दे आर सो मच ऑयली कि वो स्लिप करके जाते हैं, ठीक है जी। द पेशेंट कैन नॉट होल्ड द फीकल मैटर फॉर मच लॉन्गर टाइम, ठीक है जी। और इंक्रीज हो जाता है, एक तो अर्जेंसी भी ज्यादा हो जाती है, और इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉयलेट्स गोइंग, ठीक है जी। तो डेफिकेशन का नंबर भी इंक्रीज कर जाता है, अर्जेंसी भी बढ़ जाती है। इसके साथ जो आपके पेशेंट को होता है ऑयली स्पॉटिंग भी हो जाती है उसको। जाहिर सी बात है, देखें अगर ये आपके पास जीआईटी है, ठीक है जी, इफ दिस इज द जीआईटी, अगर ये जीआईटी है, ठीक है जी, और जाहिर सी बात है आपको फैट्स है ना इसमें, आप फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे, तो फैट्स एब्जॉर्बेबल वाइटामिन जो होते हैं, जो कि फैट्स के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, फिर तो वो वाइटामिन भी नहीं एब्जॉर्ब होंगे ना। देखें एक वाइटामिन है, ठीक है जी, जो कि आपके पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन होता है, ठीक है जी, फैट सॉल्युबल वाइटामिन वो फैट्स के साथ प्लस होकर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है जी। अब अगर फैट्स ही नहीं है, अब अगर आपके पास फैट्स ही नहीं है, तो फिर ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन एब्जॉर्ब होंगे? फिर तो वो भी नहीं एब्जॉर्ब होंगे। अगर फैट स्टूल्स में बह रहा है तो फिर ये विटामिन भी स्टूल में बह जाएंगे। इस वजह से जो लोग लाइपेज इनहिबिटर्स लेते हैं उनको क्या हो जाता है? उनको डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है जी, उनको डेफिशिएंसी हो जाती है फैट सॉल्युबल विटामिन की, फैट सॉल्युबल विटामिन की, ठीक है जी। अब फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी चीजें हैं? ये आपके पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये आपके पास ये सारी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है जी। और बी और सी ये आपके पास वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है जी। बी विटामिन एंड सी विटामिन आर नोन एज वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये आपके पास साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर आपका पेशेंट है वो लाइपेज इनहिबिटर्स ले रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर उनमें तो ये विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो फिर आप बाहर से जहां ना उनको अलग से मल्टीविटामिन दें, ठीक है जी, अलग से उनको सर्बेक्सी वगैरह, ये विटामिन वगैरह ये बाहर से देने, ठीक है जी। तो हम उनको विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है जी, विटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं बाहर से, ठीक है जी। बात समझ आई? यहां तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि लाइपेज इनहिबिटर्स, आपके पास लाइपेज इनहिबिटर्स क्या है? वो लाइपेज इनहिबिटर्स जो होती हैं वो आपके पास लाइपेज को इनहिबिट करती हैं और फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, ठीक है जी। तो फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे आप, तो फैट्स क्या कर जाएगा? फीकल मैटर में बह जाएगा, ठीक है जी। और फीकल मैटर में बहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है जी, वेट लॉस हो जाएगा ऐसे पेशेंट का, ठीक है जी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट और आखिरी ड्रग। नेक्स्ट जो आपके पास ड्रग है वो आपके पास सेरोटोनिन एगोनिस्ट कहलाता है, सेरोटोनिन एगोनिस्ट कहलाता है, ठीक है जी। आपने जब हमने डायरिया किया था, याद है आपको? हमने सेरोटोनिन एगोनिस्ट पढ़े थे उसमें। डायरिया को ट्रीट करने के लिए आप सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट लेते हैं, और डायरिया को करवाने के लिए आप सेरोटोनिन एगोनिस्ट लेते हैं। इसका क्या मतलब है? देखें सेरोटोनिन एगोनिस्ट है, इसमें आपके पास जो ड्रग आती है, ठीक है जी, वो आती है जी लॉर कैसरिन, ठीक है जी। लोअर कैसरिन इज द ड्रग इन सेरोटोनिन एगोनिस्ट, ठीक है जी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा आसान है, समझ लें, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि आपकी बॉडी में इनहिबिट ये एक्टिवेट ये है ना, एगोनिस्ट है ना, तो ये एक्टिवेशन करवाती है। इट एक्टिवेट्स सेरोटोनिन एगोनिस्ट या लॉर्सेरिन एक्टिवेट्स द सेरोटोनिन रिसेप्टर। सेरोटोनिन स्टार्ट करें हम। नहीं, लाइट ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बात यह है कि आप सेरोटोनिन एगोनिस्ट जब देते हैं तो वो आपकी सेरोटोनिन रिसेप्टर की एक्टिवेशन करता है। जब आपके पास सेरोटोनिन एगोनिस्ट एक्टिवेट होते हैं तो वो आपकी बॉडी में इंटर्न क्या करते हैं? दे इंटर्न एक्टिवेट्स अनदर रिसेप्टर, ठीक है जी। वो एक्टिवेट करते हैं एक दूसरे रिसेप्टर को, जिसको आप मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर बोलते हैं। मेलानोकॉर्टिन
रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है जी। अब वो मेलेनो रिसेप्टर जब आपके पास एक्टिवेट होता है, उसकी एक्टिवेशन से आपको सेटाइटी हो जाती है, ठीक है जी, आपको भूख लगना खत्म हो जाती है। तो जब सेटाइटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली फिर आप खाना नहीं खाएंगे, और जब खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपको वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। तो सेरोटोनिन रिसेप्टर का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि ये आपकी क्या करता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर के एक्टिवेशन से आपके पास मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और मेलानो रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से फिर आपको सेटाइटी हो जाती है, और इस तरह आपका वेट कम हो जाता है, ठीक है जी। तो सेरोटोनिन रिसेप्टर में कौन सी ड्रग आती है? एक ही ड्रग आती है, एंड दैट ड्रग इज नोन एज लोरकैसरिन, ठीक है जी। बात समझ आई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर का ये है कि ये आपकी मोटिलिटी को कम कर देता है, और मोटिलिटी का कम करने का मतलब ये है कि ये आपकी सेटाइटी को कम करता है, और सेटाइटी ज्यादा हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, तो फिर आपको वेट लॉस भी हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक समझ आया? आगे चलें। जब हम सेरोटोनिन एगोनिस्ट की बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जी इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या बातें आती हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में ये याद रखें, ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स का ये है कि इट इज ओरली एब्जॉर्ब, ठीक है जी, ओरली यूज्ड, इसको ओरली लिया जाता है। दूसरा, जब इसको आप ओरली लेते हैं तो इसकी मेटाबोलाइजेशन जो होती है, मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, ठीक है जी, लिवर में इसकी मेटाबोलाइजेशन हो जाती है। लिवर में ये जो एक ड्रग है ना, ये एक ड्रग है, ठीक है जी, इट इज ब्रेकन डाउन इनटू टू मेटाबोलाइट्स, और दोनों मेटाबोलाइट्स फिर क्या करती हैं, फिर आपकी यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है, यूरिन में इनकी इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है, ठीक है जी। ये आपके पास पहले इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है जी। ये एक्टिव ड्रग है ना, ये एक्टिव ड्रग है, इसको आप कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में, और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स फिर यूरिन में निकल जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह इसकी बॉडी में आमद होती है, और इसकी बॉडी से जाना होता है, इस तरह, ठीक है जी। अब जैसे मैंने कहा कि यूरिन में एक्सक्रीट होता है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको किडनी का पेशेंट, मतलब रीनल पेशेंट्स हैं, ठीक है जी, रीनल पेशेंट्स हैं, उनका किडनी क्या इस चीज को एक्सक्रीट करेगा? क्या वो यूरिन की एक्सक्रीशन करवा सकते हैं इस पेशेंट की? नहीं करवा सकते ना। तो रीनल पेशेंट्स में इसकी डोज को आप बहुत मोहतात तरीके से देते हैं, बिकॉज रीनल पेशेंट्स के लिए ये टॉक्सिक साबित होती है, ठीक है जी। तो टॉक्सिक साबित होती है रीनल पेशेंट्स के लिए, बाकी कोई इसका मसला नहीं होता, ठीक है जी। और बस ये आप वेट कम करने के लिए इस तरह देते हैं, ठीक है जी। जब आप कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसके कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं। अच्छे इफेक्ट तो ये आपने पढ़ लिया ना, अच्छा इफेक्ट तो ये है कि आपका वेट लॉस हो जाएगा, सेटाइटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कभी कभार इसका एडवर्स इफेक्ट भी आता है। वो एडवर्स इफेक्ट इसका क्या हो सकता है? द नंबर वन एडवर्स इफेक्ट इज नोजिया, ठीक है जी, नोजिया हो सकता है उसको, उसको हेडेक हो सकता है, ठीक है जी, उसको ड्राई माउथ हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा उसको सर चकरा सकता है, ठीक है जी, डिजीनेस हो सकती है उसको, बिकॉज सेरोटोनिन है ना, सेरोटोनिन बंदे को क्या करता है, ये तो आपकी बॉडी का अपना ही एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी जब आप एगोनिस्ट देंगे तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा हाई फीलिंग आता है, और हाई फीलिंग का मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी का जो आपके सर को चकराता है, ठीक है जी। जब सर चकराएगा फिर जाहिर सी बात है बंदा हाई फील करेगा, और हाई फील करने की वजह से सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, ठीक है जी, सुसाइडल थॉट्स भी ऐसे ड्रग इस्तेमाल करने से आते हैं, ठीक है जी। तो बड़ी एहतियात के साथ देते हैं। इसके साथ आपके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, ठीक है जी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है जी। और बिकॉज एगोनिस्ट है ना, सेरोटोनिन एगोनिस्ट है, सेरोटोनिन एगोनिस्ट का मतलब है कि आपकी सीएनएस की स्टिमुलेशन करवा रहा है, और इसके साथ आपको सुस्ती भी करवाता है, लेथार्जी भी करवाता है, ठीक है जी। ठीक है जी, दीज आर ऑल द एडवर्स इफेक्ट्स। एक एडवर्स इफेक्ट्स जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेरोटोनिन एगोनिस्ट के साथ या लोरकैसरिन के साथ, वो आपके पास है जी, ये आपको वेल्वुलर डिजीज करता है, वेल्वुलोपैथी करता है आपको। अब वेल्वुलर डिजीज तो पता है ना आपको? वेल्वुलर डिजीज ऐसी डिजीज है जो कि आपके हार्ट के वेल्व्स को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द हार्ट, दिस इज द ट्राइकास्पिड, दिस इज द माइट्रल वेल्व, और इसी तरह फिर आपका एओर्टिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। तो ये आपके पास इस चीज को इफेक्ट करती है, इस चीज को इफेक्ट करती है। कौन सी चीज? ये आपका लोरकैसरिन या सेरोटोनिन एगोनिस्ट, ठीक है जी। दिस इज वेरी मच एसोसिएटेड विद वेल्वुलोपैथी। इस वजह से इस पेशेंट इन पेशेंट्स ये उन पेशेंट्स को नहीं दिया जाता जिनको ऑलरेडी हार्ट का मसला हो, या ऑलरेडी जिनको किडनी का मसला हो, ठीक है जी। दीज आर ऑल द थिंग्स फ्रॉम सेरोटोनिन एगोनिस्ट, लोरकैसरिन, एंड यू अंडरस्टैंड कि किस तरह वो आपकी वेट लॉस करवा रहा है, ठीक है जी। रीनल वाला पॉइंट ये है, देखें, एक चीज है वो किडनी से ही एक्सक्रीट हो रही है। अब अगर किडनी खुद खराब है तो क्या वो उस जहर को बाहर निकाल सकती है बॉडी से? नहीं निकाल सकती ना। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको रीनल पेशेंट, जो रीनल के पेशेंट होते हैं, जिनको एक्सक्रीशन का मसला होता है, उनमें ये ड्रग जो होती है लोरकैसरिन, ये एक्सक्रीट नहीं हो पा रही होती। वाई? बिकॉज एक्सक्रीशन तो यूरिन से हो रही है, और यूरिन की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। तो यूरिन की फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से ये जो ड्रग होती है ये बॉडी में रिटेन रहती है, और रिटेनिंग की वजह से आपको टॉक्सिसिटी कर सकती है, ठीक है जी। आगे जाएं, सेरोटोनिन रिसेप्टर पढ़ लिया, आगे जाएं। सेरोटोनिन रिसेप्टर हमने पढ़ लिया, आगे जाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब चौथी एक ड्रग है, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। चौथी ड्रग ये है कि आपके पास एक दूसरी ड्रग होती है जो कि बेसिकली एंटी डायबिटिक ड्रग है। आपने उस दिन मेरे साथ पढ़ी है, उस दिन आपने मेरे साथ पढ़ी है। इसको आप क्या कहते हैं? इनक्रेटिन एनालॉग्स कहते हैं, इनक्रेटिन एनालॉग्स कहते हैं। याद आया कुछ? इनक्रेटिन एनालॉग्स में आपने मेरे साथ पढ़ा कि जी इनक्रेटिन कौन सी चीज होती है? इनक्रेटिन क्या होता है?
ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 और GIP, याद है ना, इसको आप इंक्रेटिन बोल रहे थे। अब इंक्रेटिन एनालॉग्स वो होते हैं जो कि GLP की तरह काम करते हैं। GLP और उनमें कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ ये फर्क होता है कि GLP टूट जाता है DPP4 एंजाइम से, और ये जो एनालॉग्स आप बायो से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लीरा ग्लूटाइड ले रहे हैं, तो लीरा ग्लूटाइड आपके पास क्या है, एक एनालॉग है क्रेटिन का, इन क्रेटिन का लीरा ग्लूटाइड आप ले रहे हैं तो वो टूटेगा नहीं बॉडी में। और लीरा ग्लूटाइड, जब हमने बात की थी लीरा ग्लूटाइड की, तो मैंने आपको कहा था कि लीरा ग्लूटाइड आपकी बॉडी में ग्लूकोज, क्योंकि ये एंटी डायबिटिक है ना, ग्लूकोज को ज्यादा नहीं होने देती, तो ग्लूकोज को किस तरह ज्यादा नहीं होने देती, ये आपकी वेट लॉस करेगा डिक्रीज करने के साथ, ठीक है जी। डिक्रीज इट, व्हाट, हाउ डज इट डिक्रीजेस द वेट, ये आपके पास डिक्रीज करता है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को। जब ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो आपके पास ग्लूकोज बॉडी में आएगा नहीं, और डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन विल लीड टू वेट लॉस इन लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है जी, बात समझ आई। इनक्रेटिन एनालॉग क्या है, लीरा ग्लूटाइड है। लीरा ग्लूटाइड हम क्यों लेते हैं वेट लॉस के लिए, बिकॉज ये डिक्रीज करता है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को। बेसिकली लीरा ग्लूटाइड आपके पास एंटी डायबिटिक है, लेकिन ये डिक्रीज करता है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को, तो इस वजह से ये जो कैलोरीज है उसकी एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, उसकी कंजम्पशन को भी कम करता है, और कैलोरीज जब कम कंज्यूम होंगी तो ऑब्वियसली आपके पास वेट लॉस भी हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ पेशेंट लूज देयर वेट। बात समझ आई? आई होप कि आपको आई, आई जस्ट होप। अब देखिए, मैंने जिस तरह कहा, अभी तक हमने क्या पढ़े जी, अभी तक आपने बहुत अच्छी अच्छी, नहीं नहीं जी, क्या कह रहे हैं आप, डायबिटिक्स, सब डायबिटिक्स में तो वेट नहीं गेन होता, कुछ कुछ होती हैं जो वेट गेनिंग करती हैं, सल्फोनाइल यूरिया जिस तरह हो गया, सल्फोनाइल यूरिया जो हो गया वो आपके पास वेट गेनिंग करती हैं। बाकी जो मेटफॉर्मिन है या वो चीजें हैं वो तो आपका वेट लॉस करवाती हैं, ये आपकी ये जो इनक्रेटिन हो गए। ठीक है जी, आपने लेक्चर नहीं पढ़ा मेरे ख्याल में, रिपीट कर लें, ठीक है, यूट्यूब पे डाला हुआ है। देखिए अब आपके पास क्या है, अभी आपने मेरे साथ शुरू से क्या पढ़ा, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने कहा कि मैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दे सकता हूँ, ठीक है जी, जिसका दूसरा नाम क्या रखा आपने, एनोरेक्सियंट्स नाम रखा, या आपने एपेटाइट सप्रेसेंट्स रखा, ठीक है जी, नंबर 1 आपने ये इस्तेमाल की। फिर आपने दूसरा क्या इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मैं लाइपेज इनहिबिटर इस्तेमाल कर सकता हूँ वेट लॉस के लिए, ठीक है जी। तो लाइपेज इनहिबिटर्स में आपने कौन सी चीज पढ़ी थी, आपने ऑर्लिस्टेट पढ़ी थी, इसमें आपने फेंटरमाइन पढ़ा था, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, ब्यूप्रायोन पढ़ा था, या डाईइथाइल प्रोपायोन पढ़ा था, ठीक है जी। लाइपेज इनहिबिटर्स में आपने ऑर्लिस्टेट पढ़ा। फिर तीसरी ड्रग आपने पढ़ी अभी अभी जो आपने पढ़ी, वो आपने सेरोटोनिन 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 एगोनिस्ट पढ़े, ठीक है जी, जिसमें आपने एक ही चीज पढ़ी, लोरकेसरिन, ठीक है जी। और फिर आपने चौथी चीज क्या पढ़ी, आपने इनक्रेटिन एनालॉग्स दे दिए, इनक्रेटिन एनालॉग्स दे दिए, जिसमें आपके पास एक ही ड्रग आती है और वो लीरा ग्लूटाइड है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या पढ़ी, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। जो पांचवी चीज हम पढ़ रहे हैं वेट लॉस के लिए, वो कॉम्बिनेशन है, क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन। तो कभी कभार कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स किया जाता है, कभी कभार दो ड्रग्स को कंबाइन करके, मतलब यही चीजें हैं, लेकिन बस दो दो करके उसको कंबाइन करके दिया जाता है, ठीक है जी। तो उसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स में आप ये पढ़ते हैं कि अगर हम एडर्नर्जिक एगोनिस्ट और साथ में ये सेरोटोनिन एगोनिस्ट, ये दोनों दे दे एक साथ, तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास कुछ इफेक्ट आ सकता है, या लाइपेज को इसके साथ मिला के किया जा सकता है, कुछ ना कुछ मिला मिला के आप कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को अच्छा इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। इसमें जो अभी आपके पास बड़ी मशहूर है वो आपके पास है जी फेंटरमाइन। और फिंटरमाइन को जब आप कंबाइन करते हैं किसके साथ, आप उसको कंबाइन कर सकते हैं टोपीरामेट के साथ, ठीक है जी। तो टोपियोमेट और फेंटरमाइन, ये दोनों आपके पास कंबाइन हो जाते हैं तो आपको बड़ी अच्छा इफेक्ट देते हैं वेट लॉस के लिए। अब आप कहेंगे कि जी हमने फेंटरमाइन तो पढ़ लिया, लेकिन ये टोपिरामेट क्या है, तो टोपिरामेट यहीं पर पढ़ लें। टोपिरामेट आपके पास गैबा एगोनिस्ट है, गैबा एगोनिस्ट है, ठीक है जी। बॉडी में जब एगोनिस्ट गैबा ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी सप्रेस हो जाती है, फिर वो बॉडी एनर्जी मतलब क्या कहती है, फिर आपकी बॉडी क्या करती है, स्लो हो जाती है, और आपको मजीद भूख नहीं लगती। तो गैबा एगोनिस्ट के तौर पे आप टोपीमेरेट को लेते हैं, गैबा लेने से आपको भूख नहीं लगती, फेंटरमाइन से आपको भूख नहीं लगती, दोनों आप कंबाइन करके देते हैं तो आपका वेट लॉस जो होता है वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है, इट इंक्रीजेस वेट लॉस, दैट इज व्हाई वी कंबाइन द ड्रग्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है जी, ये आपका सारा का सारा चैप्टर था, कौन सा वाला,